आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा इंडियन इकोनॉमी का छठवां क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, 6 क्लास है आज। और आज का हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है भारत में बैंकों का वर्गीकरण। तो आज आप लोगों को हम इस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं भारत में बैंकों का वर्गीकरण। ओके, इसके पहले इंडियन इकोनॉमी का 5 क्लास बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो का आप लोग देखिए, और वीडियो को देखकर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भारत में बैंकों का वर्गीकरण। ओके, इसके पहले वाले क्लास में क्लास 5 में हमने भारत में जो बैंक का इतिहास है तो उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। और आज हम भारत में बैंकों का वर्गीकरण से रिलेटेड आज के क्लास हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो भारत में 2 प्रकार के बैंक पाए जाते हैं। भारत में 2 प्रकार के बैंक पाए जाते हैं। पहला बैंक है अनुसूचित बैंक और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। ठीक, अनुसूचित बैंक शेड्यूल बैंक, गैर अनुसूचित बैंक नॉन शेड्यूल बैंक। तो किसे अनुसूचित बैंक कहा जाएगा और किसे गैर अनुसूचित बैंक कहा जाएगा। तो अनुसूचित बैंक आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसके अंदर जो है शेड्यूल बैंक आता है। यानी शेड्यूल बैंक वह बैंक होता है जो जिसपे आरबीआई का नियंत्रण होता है। ठीक, तो आरबीआई का नियंत्रण जिस बैंक पे होता है वह बैंक अनुसूचित बैंक के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि गैर अनुसूचित बैंक यह आरबीआई के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। गैर अनुसूचित बैंक कोई भी स्थापित कर सकता है और इसका जो है मतलब किसी के द्वारा भी कहीं भी इसका स्थापना गैर अनुसूचित बैंक का किया जाता है। और गैर अनुसूचित बैंक में आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जबकि आरबीआई कानून तो बना सकती है, गैर अनुसूचित बैंक पर आरबीआई के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन आरबीआई इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखती है। ओके, तो अनुसूचित बैंक पर आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। आरबीआई का अनुसूचित बैंक पर पूर्ण नियंत्रण होता है और आरबीआई के द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम और कानून अनुसूचित बैंक पर लागू होता है। ओके, अनुसूचित बैंक की स्थापना आरबीआई के आदेश पर ही होता है। ठीक, आरबीआई जब आदेश देगा तभी जो है अनुसूचित बैंक की स्थापना किया जाएगा। ओके, तो अनुसूचित बैंक से संबंधित कुछ फैक्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अनुसूचित बैंक में आरबीआई अधिनियम 1934 की 2वीं अनुसूची में सूचीबद्ध होता है। अनुसूचित जो बैंक होता है, जो भारत में अनुसूचित बैंक है, वह बैंक आरबीआई के अधिनियम 1934 की 2वीं अनुसूची में सूचीबद्ध होना चाहिए। यदि कोई बैंक की स्थापना आरबीआई के अनुसार किया जा रहा है तो उस बैंक को आरबीआई अधिनियम 1934 की 2वीं अनुसूची में सूचीबद्ध होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जब आरबीआई से अनुमति प्राप्त कर एक नवीन बैंक की स्थापना की जाती है तो वह इस सूची में जोड़ दिया जाता है। यदि भारत में कहीं भी बैंक की स्थापना किया जा रहा है और वह आरबीआई के अनुमति से उस बैंक की स्थापना किया जा रहा है, तब वह बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसूची 2वीं अनुसूची में सूचीबद्ध होना चाहिए। यदि वह बैंक आरबीआई के अधिनियम 1934 के 2वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है तभी वह उस बैंक की स्थापना अनुसूचित बैंक के तहत मानी जाएगी। ओके, नए बैंक की स्थापना जब होता है तो वह जो है आरबीआई के अधिनियम 1934 के 2वीं अनुसूची में सूचीबद्ध होना चाहिए। और यदि बैंक अपना कारोबार बंद कर दे रहा है और बैंक जो है अपनी कारोबार बंद करके वह जो है मतलब बैंक खत्म हो रहा है, इस कंडीशन में आरबीआई के द्वारा उस बैंक को, जिस बैंक का कारोबार खत्म हो रहा है, उसको जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के 2वीं अनुसूची से बाहर कर दिया जाता है। ओके, बैंक जब अपना कारोबार बंद कर देती है तो उसे इस सूची से हटा दिया जाता है। ओके, ये जो है अनुसूचित बैंक है और गैर अनुसूचित बैंक है। तो अब आगे हम देखेंगे कि अनुसूचित बैंक जो बैंक होते हैं वह आरबीआई के कुछ निर्देशों का पालन करते हैं।
यानी अनुसूचित बैंक जो शेड्यूल बैंक होते हैं वह आरबीआई के कुछ आदेश होते हैं, उन आदेशों को पालन करते हैं। तो हम आगे बताने जा रहे हैं आरबीआई के कौन से दिशा निर्देशों का पालन अनुसूचित बैंक करते हैं, यानी आरबीआई द्वारा कौन कौन दिशा निर्देश अनुसूचित बैंकों को दिया जाता है उसको जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है अनुसूचित बैंकों को कुछ आरबीआई के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन अनुसूचित बैंकों को करना अनिवार्य होता है। ठीक, तो अनुसूचित बैंक जो होते हैं वह आरबीआई के नियंत्रण में कार्य करते हैं, इसलिए आरबीआई की प्रत्येक दिशा निर्देशों का पालन करना अनुसूचित बैंकों को आवश्यक होता है। तो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि आरबीआई कौन कौन से दिशा निर्देश देती है अनुसूचित बैंकों को पालन करने के लिए, यानी आरबीआई के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश क्या क्या होते हैं जो अनुसूचित बैंकों को पालन करना होता है। ओके, तो आरबीआई के द्वारा जारी निम्नलिखित दिशा निर्देश होते हैं और उन दिशा निर्देशों का पालन करना अनुसूचित बैंकों को आवश्यक होता है। ओके, तो कौन कौन से दिशा निर्देश हैं यही हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो आरबीआई के द्वारा जारी निम्नलिखित दिशा निर्देश होते हैं। पहला है, इन बैंकों को किसी भी क्रिया से इनके ग्राहकों को क्षति नहीं होनी चाहिए। आरबीआई अनुसूचित बैंकों को कहती है कि आपके किसी भी क्रिया या फिर किसी भी प्रतिक्रिया से किसी भी ग्राहक को कोई हानि नहीं होना चाहिए, या जो है आरबीआई के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है। ठीक, इन बैंकों जो बैंक अनुसूचित बैंक के तहत स्थापित किए गए हैं उन बैंकों को यह दिशा निर्देश दिया जाता है कि उनके द्वारा ऐसा कोई भी क्रिया न किया जाए जिससे ग्राहकों को क्षति हो, यानी वो जो भी क्षति हो उसको नहीं होना चाहिए। ओके, तो आरबीआई कहती है अनुसूचित बैंकों को कि इन बैंकों की किसी भी क्रिया से इनके ग्राहकों को क्षति नहीं होनी चाहिए, यानी जो अनुसूचित बैंक हैं और जो उनके ग्राहक हैं और किसी भी कीमत पर उनको जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। यह दिशा निर्देश आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। ओके, और क्या दिशा निर्देश देती है आरबीआई? इनकी न्यूनतम पूंजी 5 लाख होनी चाहिए। पहले जो थी, जब जो है अनुसूचित बैंकों का स्थापना किया जाता था तो उनकी जो प्रदत्त पूंजी होती थी वो 5 लाख रुपए था न्यूनतम पूंजी, लेकिन इसको बढ़ा करके वाणिज्यिक बैंकों के लिए इसे बढ़ा करके 500 करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी मतलब उन्हीं बैंकों की स्थापना किया जा सकेगा अनुसूचित बैंक के तहत जिनके पास प्रदत्त पूंजी, यानी कि मतलब जो मालिक होते हैं, जो बैंक स्थापित करते हैं, उनका शेयर जो है 500 करोड़ रुपए तक होना चाहिए, या आरबीआई का दिशा निर्देश होता है। ठीक, तो जो है वाणिज्यिक बैंकों के लिए इसे बढ़ा के 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक, यानी 500 रुपए करोड़ एक बैंक के पास है तभी वह अनुसूचित बैंक के तहत स्थापित किया जाएगा। ओके, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो तीसरा जो दिशा निर्देश आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, इन बैंकों को आरबीआई के द्वारा जारी मौद्रिक नीतियों का अनुपालन भी करना होता है, यानी कि आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। आरबीआई के द्वारा बनाई गई मौद्रिक नीति का पालन करना यह अनुसूचित बैंकों के लिए आवश्यक होता है, यानी अनुसूचित बैंक आरबीआई के द्वारा बनाए गए मौद्रिक नीति का पालन करना आवश्यक होता है, यानी कि जो भी आरबीआई के द्वारा जो भी मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाएगा उनका पालन करना अनुसूचित बैंकों को आवश्यक होता है। अब यहाँ मौद्रिक नीतियाँ क्या हैं? तो मौद्रिक नीतियाँ हमने इसके पहले वाले क्लास में 4th क्लास में हमने उसको पढ़ाया है। ठीक, तो मौद्रिक नीतियों से संबंधित हम एक क्लास बनाए हैं और इसको जो है बना करके वीडियो क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। इसको आप लोग जा करके जो है इसको देख लीजिएगा मौद्रिक नीतियाँ क्या हैं, आरबीआई क्यों मौद्रिक नीतियाँ जारी करता है और आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीतियों में क्या क्या मतलब दिशा निर्देश बैंकों को दिया जाता है। इसको जो है आप लोग जो है वीडियो जा करके देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप लोगों को कि मौद्रिक नीतियाँ क्या है। यानी आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीतियाँ जारी किया जाता है, क्यों जारी किया जाता है? मौद्रिक नीतियाँ इसलिए जारी किया जाता है कि आरबीआई बैंकों को तब मौद्रिक नीति जारी करता है जब अर्थव्यवस्था में, यानी भारत के अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ने लगे या
या जो है आर्थिक समृद्धि डाउन हो, तो इस कंडीशन में आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो जो है मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई होती है। जब जो है अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ जाए, यानी किसी भी वस्तु का इतना डिमांड हो जाए कि उसकी पूर्ति कम हो, इस कंडीशन में क्या होगा कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, यानी ज़्यादा मुद्रा दे करके हम कम वस्तुएं खरीदेंगे, इसी को जो है महंगाई कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीतियों का निर्माण करती है। कुछ मौद्रिक नीतियों का उपकरण होता है, उन उपकरणों का प्रयोग करके आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। जैसे एसएलआर, सीएलआर, इन सब रिवर्स रेपो रेट, तो इन सब उपकरण है मौद्रिक नीतियों का, जिसका प्रयोग करके आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। ठीक, तो मौद्रिक नीतियों में जैसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, इन सब उपकरणों का प्रयोग करके आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कंट्रोल करता है। तो इसी को जो है मौद्रिक नीतियाँ कहा जाता है। तो मौद्रिक नीतियाँ आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक, निर्माण किया जाता है, और इसको जो है बैंकों को पालन करना होता है इसको। ठीक है, तो ये जो है तीन निम्नलिखित दिशा निर्देश थे जो अनुसूचित बैंकों को पालन करना आवश्यक होता है, कंपलसरी होता है। ओके, अब हम आगे आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कि अनुसूचित बैंक कौन कौन से अनुसूचित बैंक हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल बैंक। ठीक है, तो अनुसूचित बैंकों का वर्गीकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है कि जो शेड्यूल बैंक है उसका क्लासिफिकेशन, यानी जो शेड्यूल बैंक का क्लासिफिकेशन, यानी शेड्यूल बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं, इससे संबंधित हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, तो भारत में पाए जाने वाले दो प्रकार के बैंक होते हैं। भारत में पाए जाने वाले दो प्रकार के बैंक हैं, यानी बैंकों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला शेड्यूल बैंक, जिसे अनुसूचित बैंक आते हैं, पहला जो है शेड्यूल बैंक है, और दूसरा जो है गैर अनुसूचित बैंक है। तो पहला जो है शेड्यूल बैंक है, उसको जो है आरबीआई नियंत्रित करती है। जो शेड्यूल बैंक है उसको कौन नियंत्रित करता है, उसको जो है आरबीआई नियंत्रित करती है। ठीक, तो शेड्यूल बैंक आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो शेड्यूल बैंक जो है भारत में शेड्यूल बैंक का जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी शेड्यूल बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक रखा गया है, इसको हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक, तो भारत में पाए जाने वाले दो प्रकार के बैंक होते हैं। भारत में बैंकों को दो भागों में बांटा गया है, एक अनुसूचित बैंक, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक को शेड्यूल बैंक कहा जाता है। ठीक, अनुसूचित बैंक को शेड्यूल बैंक कहा जाता है, जबकि गैर अनुसूचित बैंक को नॉन शेड्यूल बैंक कहा जाता है। तो अनुसूचित बैंक को शेड्यूल बैंक कहा जाता है, और शेड्यूल बैंक पर आरबीआई अपना पूर्ण नियंत्रण रखती है, जबकि जो गैर अनुसूचित बैंक होता है, नॉन शेड्यूल बैंक है, उस पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे शेड्यूल बैंक का क्लासिफिकेशन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो शेड्यूल बैंक का क्लासिफिकेशन यानी अनुसूचित बैंक का क्लासिफिकेशन क्या क्या है उसको बताने जा रहे हैं। ठीक, तो शेड्यूल बैंक जो है आरबीआई के नियंत्रण में होता है। शेड्यूल बैंक आरबीआई के नियंत्रण में होता है। तो शेड्यूल बैंक को तीन भागों में विभाजित किया गया है। शेड्यूल बैंक को यानी अनुसूचित बैंक को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला कॉमर्शियल बैंक, दूसरा आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक। आरबीआई को रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आरआरबी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है, यानी रीजनल रूरल बैंक। ओके, आरआरबी। और नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। ठीक, तो अगला है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। तो तीन जो है शेड्यूल बैंक को तीन भागों में बांटा गया है। पहला कॉमर्शियल बैंक, दूसरा आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक। ओके, अब जो है कॉमर्शियल बैंक को भी दो भागों में बांटा गया है, यानी जो कॉमर्शियल बैंक हैं, जो कॉमर्शियल बैंक फिर आरबीआई के नियंत्रण में होते हैं क्योंकि ये शेड्यूल बैंक हैं। ठीक, तो कॉमर्शियल बैंक को दो भागों में बांटा गया है, एक है पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक, तो कॉमर्शियल बैंक को
दो भागों में बांटा गया है। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, तो पब्लिक सेक्टर बैंक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एसबीआई, दूसरा है अदर नेशनलाइज्ड बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक दो भागों में बांटा गया है। पहला है एसबीआई, दूसरा है अदर नेशनलाइज्ड बैंक। तो भारत में कितने जो है नेशनलाइज्ड बैंक हैं? 12 हैं एसबीआई को लेकर के। एसबीआई भी एक नेशनलाइज्ड बैंक है और एसबीआई को लेकर के भारत में 12 नेशनलाइज्ड बैंक है। तो 12 जो है नेशनलाइज्ड बैंक को जो है पब्लिक सेक्टर में रखा गया है। ठीक, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं क्या ये पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं? आप लोगों को कहना होगा यस। जो भी पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं वो सभी नेशनलाइज्ड होते हैं, वो सभी राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं। ओके, तो भारत में अभी तक इस समय वर्तमान में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, 12 नेशनलाइज्ड बैंक है, जिसमें एसबीआई भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें इंडियन है और फॉरेन। जो फॉरेन बैंक भारत में स्थापित किए जाते हैं वो भी जो है शेड्यूल बैंक ही होते हैं, लेकिन उनको प्राइवेट सेक्टर में रखा जाता है। ओके, तो फॉरेन बैंक जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, फॉरेन बैंक का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या ये शेड्यूल है या गैर शेड्यूल है, तो आप लोगों को बताना होगा कि यह अनुसूचित बैंक है, शेड्यूल बैंक है। ठीक, किसके अंतर्गत? प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर को दो भागों में बांटा गया है, इंडियन और फॉरेन। ओके, नेक्स्ट जो कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक, तो कोऑपरेटिव बैंक को दो भागों में बांटा गया है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को दो भागों में बांटा गया है। एक है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा है PACS। ठीक, तो इसको जो है ये जो है क्लासिफिकेशन था, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, ये जो PACS है इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। यह भी जो है कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत आता है। ओके, तो हम जो है भारत में बैंक जो है दो भागों में बांटा गया है, यानी भारत में दो प्रकार के बैंक होते हैं, एक शेड्यूल बैंक होते हैं और दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक, यानी एक अनुसूचित बैंक होते हैं, एक गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वह बैंक होते हैं जिसपे RBI अपना नियंत्रण रखती है। ओके, यानी RBI के द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देशों का पालन अनुसूचित बैंकों के द्वारा किया जाता है, जबकि जो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं ये प्राइवेट होते हैं, यानी इनको कोई भी कहीं भी स्थापित कर सकता है और गैर अनुसूचित बैंकों पर RBI का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं वो जो है RBI के द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। ओके, तो ये जो है आज की क्लास में हमने आप लोगों को जो है बैंकों का क्लासिफिकेशन से संबंधित जानकारी आप लोगों को दी, और यह जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से बैंक शेड्यूल बैंक हैं, कौन बैंक गैर जो शेड्यूल है यानी नॉन शेड्यूल बैंक हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आज का क्लास इम्पॉर्टेंट था और इस क्लास से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए इसको आप लोग जो है सीरियस होकर के इस क्लास को आप लोग देखिए और अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, इसको याद करिए। ओके, तो आज का क्लास हमारा बैंक की क्लासिफिकेशन से संबंधित क्लास था। अब आगे वाला जो क्लास हम इंडियन इकोनॉमी का पढ़ाएंगे उसमें हम RRB से संबंधित पढ़ाएंगे, यानी अगला जो क्लास होगा उसमें हम RBI से संबंधित डिस्कस करेंगे, यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुआ था, इसका क्या उद्देश्य हुआ था, जब स्थापना किया गया था पहली बार उस समय कहाँ कहाँ इसका ब्रांच खोला गया था, तो इससे संबंधित अगला क्लास होगा हमारा। तो आज के क्लास में इतना ही, आगे क्लास में हम RRB पढ़ाएंगे आप लोगों को। ओके, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए
और वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे हम दूसरे क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।